दोस्तों फाइनली एलिफेंटा गुफाओं में जो खोया हुआ हाथी था वो आज हमें मिल चुका है। ये है वो खोया हुआ हाथी जो एलिफेंटा गुफाओं में से मिस हो चुका था। दोस्तों आपको पता है ये जो हाथी है एग्जैक्टली कहाँ मिला है? मुंबई के बीचों बीच कंक्रीट के जंगल के बीच एक हरी भरी दुनिया में ये हाथी मिला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है एक हमें यहाँ पे तोप भी मिली है। ये है वो तोप। दोस्तों मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये तोप कहाँ की है क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी सुना या किधर पढ़ा नहीं है, बट आगे मैं जरूर बताऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है वो तोप जो यहाँ पे ऑलरेडी है। ये कहाँ की है एग्जैक्टली पता नहीं, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। दोस्तों चलो आगे का सफर अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे ये हाथी कहाँ पे है और ये तोप कहाँ पे है। ये जानना है आपको, तो उसके लिए ये व्लॉग आखिर तक देखना पड़ेगा। मेरा नाम है शैलेश ठाकुर और आप देख रहे हैं दी अनस्क्रिप्टेड इंडिया, अनस्क्रिप्टेड जगहों का अनस्क्रिप्टेड सफर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुंबई के कंक्रीट के जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 150 साल पुराने पेड़ आज भी जिंदा है, जहाँ पे जिंदा पेंगुइन दिखने के लिए, जहाँ पे अनेक पशु पक्षी जैसे टाइगर्स, हिरन, ऐसे अनेक पशु पक्षी दिखने के लिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भाईकला जू, यानी कि जिसे आधिकारिक तौर पर बोला जाता है रानी जिजामाता उद्यान। ये है हमारा भाईकला जू। तो दोस्तों चलो चलते हैं। दोस्तों जैसे ही हम रानी जिजामाता उद्यान भाईकला के मेन गेट से इंटर करते हैं, सबसे पहले हमारी नजर सामने दिखने वाले क्लॉक टावर पर जाती है। ये क्लॉक टावर इस जू की एक पहचान है। ये एंट्रेंस को एक रॉयल टच भी देता है। चारों तरफ बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर गार्डन बना हुआ है और यहीं से आगे बसेस और 4 व्हीलर के लिए बड़ा पार्किंग एरिया भी है। यहाँ आपको बहुत सी स्कूल बसेस भी दिखाई देंगी क्योंकि भाईकला जू बच्चों की एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए काफी फेमस है। जू के मेन गेट के लेफ्ट साइड में ही डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम है। अगर आपके पास टाइम है तो म्यूजियम विजिट को भी अपने प्लान में ऐड कर लेना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जू में एंटर करने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। टिकट काउंटर आपको जू के राइट साइड में मिलेगा। टिकट काउंटर के पास ही वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ जू में एंटर करने से पहले आप फ्रेश हो सकते हो। टिकट प्राइजेस की बात करें तो 12 साल के ऊपर एडल्ट के लिए 50 रुपीज पर पर्सन है, 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए 25 रुपीज पर पर्सन है, और फैमिली के लिए जैसे कि फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे रहेंगे जो 12 साल के नीचे रहेंगे तो उनको कॉम्बो टिकट सिर्फ 100 रुपीज में अवेलेबल है। यहाँ ऑनलाइन मशीन के थ्रू भी टिकट बुकिंग होती है, जो सुविधा यहाँ पे है, जिनका यूज करके आप खुद टिकट निकाल सकते हो। हर फ्राइडे को 12 साल से नीचे बच्चों के लिए एंट्री फ्री होती है और सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 प्लस है और जो अपंग है, डिसेबल्ड विजिटर्स है, उनके लिए भी एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। अब हमने टिकट ले लिया है और अब हम जू के मेन गेट से अंदर इंटर कर रहे हैं। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी स्टाफ पहले हमारा टिकट चेक करते हैं और अगर आपके पास बैग वगैरह है तो उसकी भी चेकिंग होती है। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है। आप ग्लास की बॉटल्स या स्टील की बॉटल कैरी कर सकते हो या फिर जू की कैंटीन से आप पानी की बॉटल खरीद सकते हो। फाइनली दोस्तों हम जू के अंदर आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और रिफ्रेशिंग है। सामने फैली हुई हरी भरी हरियाली देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मुंबई जैसे कंक्रीट जंगल में इतनी ग्रीनरी देखना सच में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। एनिमल्स और बर्ड्स देखने के लिए हम सामने लगे साइन बोर्ड्स फॉलो करते हुए राइट साइड की तरफ चलना शुरू करते हैं और दोस्तों सबसे पहले हमें दिखता है एक बड़ा सा जालीदार गेट। गेट को जिस तरह से कवर किया गया है उससे अंदाजा लगा जा सकता है कि आगे हम बर्ड सेक्शन को देखने वाले हैं। अब हम अंदर इंटर कर रहे हैं। पेड़ों की हरियाली के बीच इस लकड़ी के ब्रिज से गुजरना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था दोस्तों। सामने कई तरह के खूबसूरत जल पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको स्टॉक्स, हेरन्स और आइबिस जैसे जल पक्षी देखने को मिलते हैं जो शैलो पानी में खड़े होकर मछलियां पकड़ते हैं। अब जरा ये सीन देखिए, एक पक्षी अपनी चोंच में मछली पकड़े हुए है। ये पक्षी आमतौर पर वेटलैंड एंड लेक्स के आसपास पाए जाते हैं और इन्हें लाइव फिशिंग करते देखना काफी फैसिनेटिंग लगता है। पेड़ों पर भी कई पक्षी बैठे हुए हैं और कुछ ने तो यही अपने घोंसले भी बना लिए हैं। इन बर्ड्स के लिए यहाँ मिनी लेक और रियल लाइफ जंगल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जिससे ये खुद को बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में महसूस करे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे और कौन कौन से खूबसूरत पक्षी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये लॉन्ग लेग्स वाला पक्षी है पेंटेड स्टॉक। ये शैलो पानी में खड़े होकर मछलियां पकड़ता है और ये ग्रुप में शिकार करता है। और यहाँ जो पत्थर पे शांत बैठा हुआ दिख रहा है ना, वो है पेलिकन। इसकी पहचान है इसकी बड़ी थैली वाली चोंच। ये पानी से मछली पकड़कर थैली में जमा करता है और फिर निगल लेता है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मगरमच्छ देखने। यहाँ बाहर आपको मगरमच्छ की स्टैचूज भी दिखेंगी
यहाँ की खास बात यह है कि आप दो तरीके से मगरमच्छ देख सकते हो, ऊपर से जमीन पर चलते हुए और नीचे से अंडर वाटर ग्लास व्यू से भी। हम पहले नीचे जा रहे हैं। ये मगरमच्छ भारत में पाए जाने वाले सबसे कॉमन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स है। ये रिवर्स, लेक और पॉन्ड्स में रहते हैं। मदर क्रोकोडाइल 40 से 50 साल तक जी सकती है और ये फिश, बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स खाते हैं। पानी में ये बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बहुत ही फास्ट अटैक कर सकते हैं। ग्लास की वजह से अभी ये क्लियरली नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, पानी में उनका स्लो मूवमेंट साफ दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर आए हैं ताकि ग्राउंड लेवल से मगरमच्छ को अच्छे से देख सके। देखिए दोस्तों, यहाँ आराम से लेटा हुआ मगरमच्छ बिल्कुल मोशनलेस दिख रहा है। मगरमच्छ घंटों तक बिना हिले डुले एनर्जी सेव करता है। ये उसकी सर्वाइवल टेक्निक है। मगरमच्छ देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे एनिमल की ओर जिसे देखकर अपने आप मन शांत हो जाता है। अब हम आ चुके हैं कछुए और कछुए के सेक्शंस। टॉर्टोइज, कछुआ, कासव ज्यादातर जमीन पे रहता है और बहुत कम पानी में जाता है, जबकि टर्टल ज्यादातर पानी में रहता है और स्विमिंग में एक्सपर्ट होता है। यहाँ जो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है इंडियन स्टार टॉर्टोइज। हिंदी में इसे कहते हैं तारांकित कछुआ। इनके शेल पर बना स्टार शेप पैटर्न इनकी पहचान होती है। ये टॉर्टोइज शांत स्वभाव के होते हैं, घास, पत्तियां, फ्रूट्स खाते हैं और इनका लाइफ स्पैन 60 से 80 साल तक हो सकता है। अब जो पानी में तैरता हुआ कछुआ आपको दिख रहा है, ये है इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय फ्लैप शेल कछुआ। ये फ्रेश वाटर टर्टल है जो पानी में काफी एक्टिव रहता है। ये प्लांट्स, स्मॉल फिश और इंसेक्ट्स खाते हैं और लगभग 25 से 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। सच बताओ तो दोस्तों, इन कछुओं को पानी में स्लो स्लो तैरते हुए देखकर एक अलग ही काम फीलिंग देता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। तो दोस्तों, कछुए देखने के बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाईकला जू में अब हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अब हम आ चुके हैं बर्ड्स पैराडाइज यानी पक्षियों के नंदनवन सेक्शन में। यहाँ आते ही हमें कई छोटे छोटे बच्चों की स्कूल की ट्रिप देखने को मिली। इतने क्यूट बच्चे हैं कि उन्हें देखते ही मुझे अपने बचपन की याद आने लगी। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें यहाँ लाने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। बर्ड सेक्शन में इंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखते हैं कॉकटेल बर्ड्स, व्हाइट कॉकटेल एंड ग्रे कॉकटेल। हिंदी में इन्हें कॉकटेल तोता भी कहते हैं। यहाँ पक्षियों के लिए दीवारों पर लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाए गए हैं और खाने के लिए प्रॉपर फीडिंग सेटअप भी दिया गया है। ये छोटे लेकिन बहुत इंटेलिजेंट और फ्रेंडली बर्ड्स होते हैं। ये सीड्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स खाते हैं और करीब 15 से 20 साल तक जी सकते हैं। कॉकटेल अपने ओनर की आवाज पहचान लेते हैं और मूड के हिसाब से सीटी जैसी आवाज निकालते हैं। अब हमारे सामने है मिलिट्री मैकाओ। हिंदी में इसे कहते हैं मैकाओ तोता। ये पैरट दिखने में पावरफुल है, लेकिन नेचर से काफी काम और ऑब्जर्वेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बीक यानी चोंच की वजह से ये हार्ड नट्स को आसानी से तोड़ सकता है। इसकी लाइफ स्पैन करीब करीब 40 से 50 साल तक होती है। मैकाओ एक पार्टनर के साथ पूरी लाइफ रहना पसंद करता है। अब हम देख रहे हैं रोज रिंग्ड पैरकिट और रेड ब्रेस्टेड पैरकिट। रोज रिंग्ड पैरकिट, हिंदी में इसे कहते हैं हरा तोता। ये बहुत एक्टिव और वोकल होता है और बोलने की एबिलिटी के लिए ये फेमस भी है। रेड ब्रेस्टेड पैरकिट, हिंदी में लाल छाती वाला तोता। इसकी पहचान है इसकी लाल छाती और थोड़ा शाय बिहेवियर। रोज रिंग पैरकिट ज्यादा लाउड और सोशल होता है, जबकि रेड ब्रेस्टेड पैरकिट कंपैरेटिवली शांत रहता है। और अब हमारे सामने है मलाबार पाइड हॉर्नबिल। हिंदी में इसे धनेश कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बर्ड है। ये फ्रूट्स खाकर जंगल में बीज फैलाने का काम करता है। इसका लाइफ स्पैन करीब 30 से 35 साल का होता है। हॉर्नबिल को फॉरेस्ट का फार्मर बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल को ग्रो करने में मदद करता है। इसे इतने शांत तरीके से बैठे देखना मन को सच में बहुत सुकून देता है। और दोस्तों, यहीं पर बर्ड्स पैराडाइज सेक्शन खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाईकला जू में हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है।
अब हम बर्ड्स पैराडाइज से बाहर निकल रहे हैं। बाहर आते ही सामने बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना हुआ है। यहाँ से आगे लगे हुए साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं इस जू के मोस्ट अवेटेड अट्रैक्शन की तरफ, पेंगुइन्स। चलते चलते दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि इस जू में बहुत ज्यादा वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं। अगर हर एक ट्री की या पेड़ की डिटेल बताने बैठ जाऊं ना तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। जैसे सामने जो पेड़ है इसे डेविल्स ट्री कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं सप्तपर्णी। ये पेड़ रात में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है और इसकी हल्की खुशबू की वजह से इसे डेविल्स ट्री कहा जाता है। और जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, इस पेड़ पर काफी सारे चमगादड़ लटके हुए हैं। ये दिन में आराम करते हैं और रात में एक्टिव हो जाते हैं। यही चमगादड़ इस लकी बीन ट्री पर भी लटके हुए हैं। लकी बीन ट्री का हिंदी नाम है समुद्र फल वृक्ष। इस पेड़ के बीज बहुत बड़े होते हैं और पुराने समय में तो इन्हें गुड लक का सिंबल माना जाता था। और दोस्तों यहाँ एक बात दिल से बोलना बनता है, इस जू को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने वाले ये सफाई कर्मचारी वाकई ये प्राइज डिजर्व करते हैं। साथ ही यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी जगह जगह पर अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेंगुइन सेक्शन की तरफ। भारत जैसे गर्म देश में, वो भी मुंबई जैसे शहर में, पेंगुइन्स देखना वाकई एक अलग एक्सपीरियंस है दोस्तों। जैसे हम हम्बल्ट पेंगुइन कक्ष के गेट से इंटर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्काई-फाई मूवी या हाईटेक लैब के अंदर एंट्री कर रहे हो। अंदर हल्की सी ठंड है और वॉल्स पर अर्थ के एवोल्यूशन के डिपिक्शन किया गया है। और दोस्तों फाइनली हमारे सामने है अभी हम्बल्ट पेंगुइन्स। अब जरा ध्यान से देखिए, पानी में पेंगुइन्स कितनी तेजी से स्विमिंग कर रहे हैं। ये पेंगुइन्स पानी में करीब करीब 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं, जो इंसान की स्विमिंग स्पीड से कई गुना ज्यादा है। ये पेंगुइन्स अकेले रहना पसंद नहीं करते बल्कि कॉलोनीज में रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी चील में पाई जाती है, जहाँ पे लगभग 14,000 के आसपास पेंगुइन्स है। इनके फेदर्स पूरी तरह वाटरप्रूफ होते हैं, जिसकी वजह से ठंडे पानी में भी इनका शरीर गर्म रहता है। हम्बल्ट पेंगुइन जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं और मिलकर अपने चिक्स की केयर करते हैं। इन पेंगुइन्स को पानी में ग्लाइड करते हुए देखना वाकई में मेस्मराइजिंग है। पेंगुइन सेक्शन से बाहर निकलते ही सामने ही फूड कोर्ट है। यहाँ आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ सिर्फ वेज फूड ही अवेलेबल है। फूड कोर्ट से आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देती है एक खूबसूरत फ्लावर गार्डन। यहाँ आपको पिंक रोजेस दिखेंगे, जिसे हम गुलाब का फूल कहते हैं। ये फ्लावर्स शांत और पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं और इनके साथ जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं ये है ऑर्नामेंटल श्रब्स, हिंदी में इसे सजावटी झाड़ियाँ। इनका जो यूज है वो गार्डन की डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर भाईकला जू में आपको हर जगह पे टूर गाइड बोर्ड दिखाई देते हैं, जिनकी मदद से आप पूरे जू को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो और कोई भी सेक्शन मिस नहीं होगा इससे। अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है बार्किंग डियर, हिंदी में इसे कहते हैं भौंकने वाला हिरन। इनके लिए यहाँ बहुत ही नेचुरल और ग्रीन इंक्लोजर बनाया गया है। ये डियर छोटे आकार के होते हैं और लगभग 15 से 20 साल तक जीते हैं। इनका खाना होता है घास और फल। इस हिरन की आवाज कुत्ते की भौंकने जैसी होती है, इसलिए इसे बार्किंग डियर कहा जाता है। ये हिरन ज्यादातर अकेले में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में बहुत कम दिखाई देते हैं। ये जंगल के डेंस और शेड्स एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये हिरन सुबह और शाम के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दिन में अक्सर झाड़ियों या पेड़ों की छांव में आराम करते हुए दिखते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये हिरन आराम करता हुआ दिखे तो समझ लीजिए ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। अब हमारे सामने है सांबर डियर, हिंदी में इसे कहते हैं सांबर हिरन। ये भारत का सबसे बड़ा डियर स्पेसीज माना जाता है। ये 20 से 25 साल तक जी सकता है और घास, पत्तियां, झाड़ियां खाता है। सांबर की आवाज इतनी तेज होती है कि जंगल में दूसरे जानवर डेंजर पहचान लेते हैं। अब जरा आगे देखिए दोस्तों, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं स्पॉटेड डियर, यानी हिंदी में कहते हैं चीतल हिरन। इनके शरीर पर सफेद स्पॉट्स होते हैं और ये 15 से 20 साल तक जीते हैं। इनका भोजन है घास और टेंडर लीव्स। चीतल हिरन जंगल में टाइगर की अलार्म कॉल पहचान लेते हैं और खतरे की सूचना दूसरे जानवरों को भी देते हैं।
यह रास्ता आगे जाता है हजरत हाजी पीर बाबा दरगाह की ओर। ये दरगाह भाईकला जू के अंदर स्थित एक शांत और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। रास्ते में यहाँ हमें दिखता है कैफे वाइल्ड। यहाँ ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब हमारे सामने है हिप्पोपोटामस, हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा। हिप्पो दुनिया के सबसे बड़े लैंड मैमल्स में से एक है। एक एडल्ट मेल हिप्पो का वेट 3000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और ये करीब करीब 40 से 45 साल तक जी लेता है। ये ज्यादातर घास खाने वाला शाकाहारी एनिमल है। एक हिप्पो एक रात में करीब करीब 30 से 35 किलो घास खा सकता है। हिप्पो का मुंह पूरा खुलने पर लगभग 4 फीट तक खुल सकता है और इसके दांत मेनली लड़ाई और डिफेंस के लिए होते, खाना चबाने के लिए नहीं। हिप्पो पसीना नहीं बहाता, बल्कि इसकी स्किन से एक लाल रंग का ऑयली लिक्विड निकलता रहता है, जिसे लोग अक्सर ब्लड स्वेट समझ लेते हैं। असल में यही लिक्विड स्किन को सनबर्न और इन्फेक्शन से बचाता है। हिप्पो ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहता है। ये पानी में करीब करीब 5 से 7 मिनट तक सांस रोक के रह सकता है और सो भी सकता है। हिप्पो तैरता नहीं, ये पानी के अंदर चलकर मूव करता है, जैसे रिवर बेड पर चल रहा हो। दिखने में भले ही ये शांत लगता है दोस्तों, लेकिन हिप्पो अफ्रीका का सबसे डेंजरस एनिमल माना जाता है, क्योंकि ये अपने एरिया को लेकर बहुत ही टेरिटोरियल होता है। अब दोस्तों हम जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड एनिमल देखने, टाइगर। और दोस्तों हमारी एक्साइटमेंट और फीलिंग अभी से अपने आप बढ़ती जा रही है। टाइगर के लिए यहाँ बहुत स्पेसियस एरिया बनाया गया है, साथ में छोटा पॉन्ड भी है। और फाइनली हमें टाइगर दिख गया है। ये है बंगाल टाइगर। हिंदी में इसे बाघ कहते हैं, मराठी में इसे वाघ कहते हैं। ये भारत का नेशनल एनिमल है और दुनिया की सबसे पावरफुल बिग कैट्स में से एक माना जाता है। एक टाइगर आमतौर पर 20 से 25 साल तक जी सकता है। टाइगर पूरी तरह मांसाहारी होता है। इसका खाना होता है हिरन, सांबर, जंगली सुअर जैसे जानवर। हर टाइगर की धारियां फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है। दो टाइगर्स की स्ट्राइप्स कभी एक जैसी नहीं होती। टाइगर ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है और अपने टेरिटरी को लेकर काफी टेरिटोरियल होता है। टाइगर की धारियां सिर्फ फर पर नहीं, उसकी स्किन पर भी होती है। ये बहुत अच्छा स्विमर भी होता है और जरूरत पड़ने पर पानी में शिकार करने से भी नहीं हिचकिचाता। दिखने में शांत लगे तो भी टाइगर हमेशा अलर्ट रहता है। उसकी आंखें लो लाइट में भी बेहतर देखने के लिए अडेप्ट होती है। इसलिए दोस्तों टाइगर को देखना सिर्फ एक एनिमल को देखना नहीं, बल्कि नेचर की रॉ पावर को महसूस करना होता है। अब हम चल रहे हैं श्वान परिवार के मेंबर्स देखने। और दोस्तों अब हमारे सामने है फॉक्स, हिंदी में लोमड़ी कहते हैं, मराठी में कोल्हा कहते हैं। देखिए कैसे स्फूर्ति से इधर उधर भाग रहा है ये। लोमड़ी लगभग 12 से 15 साल तक जी लेता है। इसका खाना होता है छोटे जानवर, कीड़े, फल और बेरीज। लोमड़ी बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और एक ही एरिया में 40 से ज्यादा अलग अलग आवाजें निकाल सकती है। लोमड़ी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने शिकार के एग्जैक्ट दिशा पहचान सकती है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये लोमड़ी जमीन खोदती हुई दिख रही है। दरअसल लोमड़ी अंडरग्राउंड बरोज बनाकर रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हेना और लेपर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ शांति से बैठा हुआ है स्ट्रिप्ड हेना, हिंदी में इसे कहते हैं धारीदार लकड़बग। धारीदार लकड़बग ज्यादातर रात में एक्टिव रहने वाला जानवर। ये करीब 20 से 25 साल तक जी सकता है। इसका भोजन होता है मरे हुए जानवरों का मांस, हड्डियां और कभी कभी ये फल भी खा लेता है। दिन के समय आप इसे अक्सर झाड़ियों या चट्टानों की छाव में आराम करते हुए देखेंगे। ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है। और दोस्तों झाड़ियों के पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है लेपर्ड, यानी हिंदी में कहते हैं तेंदुआ। तेंदुआ एक बहुत फुर्तीला और ताकतवर शिकारी जानवर है। ये साधारण 15 से 20 साल तक जी सकता है। इसका भोजन होता है हिरन, जंगली सुअर, बंदर और छोटे जानवर। तेंदुआ इतना ताकतवर होता है कि वे अपने वजन से 3 गुना भारी शिकार पेड़ पर खींचकर ले जा सकता है। इसकी पूंछ बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, खासकर पेड़ों पर चलते समय। अभी यहाँ आप 2 लेपर्ड्स को खेलते हुए देख सकते हैं। तेंदुओं की आंखों में लाइट विजन सेल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये अंधेरे में इंसान से कई गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। अब हम आगे चल रहे हैं बियर इंक्लोजर की ओर। रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ आर्टिफिशियल गुफाएं भी बनाई गई है। और दोस्तों ये कोई नॉर्मल बियर नहीं है, ये है स्लॉथ बियर। हिंदी में इसे भालू कहते हैं और मराठी में इसे असवल कहते हैं। अब सवाल ये है कि स्लॉथ बियर जमीन में क्या ढूंढ रहा है? असल में स्लॉथ बियर का फेवरेट फूड है दीमक और चींटियां। ये अपनी लंबी नाक
और जीभ से जमीन खोदकर दिमाग खींच लेती है। स्लॉथ बियर करीब करीब 25 से 30 साल तक जी लेता है और ये फ्रूट्स और हनी भी खाता है। ये बियर दिमाग खाने के लिए नाक बंद कर सकता है ताकि मिट्टी अंदर न जाए। स्लॉथ बियर दिमाग खाते समय इतनी तेज आवाज निकालता है कि वो आवाज 100 मीटर दूर तक सुनाई देती है। ये बियर दिखने में शांत होता है लेकिन जंगल में टाइगर से भी नहीं डरता। स्लॉथ बियर अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर चलता है, जो बियर्स में बहुत रेयर बिहेवियर है। स्लॉथ बियर इंक्लोजर से बाहर आते ही हमें एक खूबसूरत फूलों वाला पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ है पिंक ट्रम्पेट ट्री, हिंदी में इसे कहते हैं गुलाबी तुरही वृक्ष। ये पेड़ आमतौर पर स्प्रिंग और अर्ली समर में खिलता है और गार्डन को एकदम फ्रेश और कलरफुल लुक देता है। ये पेड़ शेड देने के साथ साथ एयर क्वालिटी सुधारने में भी मदद करता है, इसलिए पार्क्स और जूस में इसे काफी पसंद किया जाता है। आगे चलते हुए हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है वेट, आई एम कमिंग सून। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस जू में जल्द ही लायन भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है जब आप सब ये वीडियो देख के जू विजिट करें तब आपको शेर भी दिखने को मिले। अब जरा ये पेड़ देखिए, ये है बैडमिंटन बॉल ट्री, हिंदी में इसे कहते हैं कैलाश पुष्प वृक्ष। इसके फल बैडमिंटन बॉल जैसे दिखते हैं और इसके फूल बहुत सुगंधित होते हैं। इस पेड़ के फल इतने भारी होते हैं कि जमीन पर गिरने पर जोर की आवाज करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने अभी एक बहुत पुराना जड़ वाला पेड़ दिख रहा है। दोस्तों, रानी जिजामाता उद्यान साल 1861 में खुला था, यानी अब तक इस जू को करीब करीब 165 साल हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं नेचर लवर्स की फेवरेट जगह जापानीज गार्डन की तरफ। भाईकला जू का जापानीज गार्डन शांति और बैलेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ स्टोन्स, प्लांट्स और वाटर तीनों का परफेक्ट हार्मोनी दिखता है। यहाँ बना हुआ छोटा सा पॉन्ड और उसके फाउंटेन्स गार्डन को और भी पीसफुल बना देते हैं। सच में दोस्तों, ये जगह नेचर के साथ कुछ सुकून के पल बिताने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। और ये जो सामने छोटा सा तालाब दिख रहा है, उसमें तैरते हुए कमल के पत्ते वाकई देखने लायक है। अगर आप तालाब में ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो अंदर आपको मछलियां भी दिखेंगी। दोस्तों, इस जापानीज गार्डन में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि एक्सीलेंट गार्डनिंग स्किल्स भी साफ दिखाई देता है। देखिए, वो रही एक गोल्डन फिश। ऐसी छोटी छोटी चीजें इस गार्डन को और भी स्पेशल बना देती है। अब हम जापानीज गार्डन से बाहर निकल चुके हैं और सामने जो भव्य प्रतिमा दिखाई दे रही है वो है राजमाता जिजाऊ और बाल शिवाजी महाराज की। इसी महान व्यक्तित्व के नाम पर इस पूरे उद्यान का नाम है रानी जिजामाता उद्यान। राजमाता जिजाऊ और बाल शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा के दर्शन करके ऐसे लगता है दोस्तों कि ये जगह सिर्फ एक जू नहीं बल्कि इतिहास, प्रकृति, पशु, पक्षी और वृक्षों का एक अनोखा संगम है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक अलग ही चीज दिखाई देती है, एक पुरानी तोप। यहाँ कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बोर्ड नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तोहफे ब्रिटिश जमाने की है। ब्रिटिश काल में मुंबई हार्बर फोर्ट्स और कोस्टल डिफेंस के लिए ऐसी तोहफे इस्तेमाल होता था। बाद में जब युद्ध ही नहीं हो रहे थे, इसके लिए सिविक बॉडीज ने इन्हें हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स की तरह पार्क्स और गार्डन्स में पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखने का सोचा रहेगा। और दोस्तों, सामने जो पेड़ आपको दिख रहा है उसे कहते हैं घोस्ट ट्री, हिंदी में इसे कहते हैं भूत वृक्ष। इस पेड़ का तन सफेद और चमकदार होता है जो रात में भूत जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे घोस्ट ट्री कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो आपने तोप देखी थी वो कोई साधारण तोप नहीं थी, वो दो अलग अलग हथियार थे। पहला तोप मल्टी बैरल वॉली कैनन, जिसमें सामने की तरफ कई गोल होल्स होते हैं ताकि एक साथ मल्टीपल शॉट्स फायर किए जा सके। दूसरी तोप सिंगल बैरल ट्रेडिशनल कैनन, जो एक क्लासिक मजल लोडिंग तोप है। इसी तरह की तोपें मुंबई हार्बर और फोर्ट्स की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश काल में इस्तेमाल की जाती थी। ब्रिटिश काल में आज के डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम, तब का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को सिविक म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया था, जहां ऐसे हिस्टोरिक हथियार पब्लिक डिस्प्ले के लिए लाए गए। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा,
और दी अनस्क्रिप्टेड इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बता देना कि आपको आज के व्लॉग में कौन सा जानवर अच्छा लगा, कौन सा पेड़ अच्छा लगा, कौन सी जगह अच्छी लगी हो, तो जरूर बताना। मिलते हैं अगले अनस्क्रिप्टेड सफर में। जय हिंद।